बीज के अंकुरण की कहानी। बच्चों, पहचाना मुझे? मैं एक छोटा सा बीज हूँ। क्या तुम्हें पता है कि इन बड़े बड़े पेड़ों का मैं ही जन्मदाता हूँ? अरे, तुम्हें विश्वास नहीं होता? ये सच है। अगर मेरा पालन पोषण अच्छे ढंग से किया जाए तो मैं एक बड़े पेड़, अच्छी फसल और सुंदर पौधे के रूप में बढ़ता हूँ। आज इस वीडियो के दो पात्र रतन और सोनू द्वारा आप मेरे बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। मैं कौन हूँ? मेरा अंकुरण कैसे होता है? अंकुरण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इत्यादि। इस वीडियो के उद्देश्य हैं: 1. बीज क्या होता है? 2. बीज का अंकुरण। 3. बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां। रतन और सोनू दोनों एक छोटे से गांव में रहते हैं। उनके गांव के बीचों बीच एक बहुत सुंदर पेड़ है। उस पेड़ की छांव में सभी को बहुत अच्छा लगता है। गांव के सभी लोग इस पेड़ की बहुत देखभाल करते हैं। सोनू, ओ सोनू, जल्दी बाहर आओ। आ रहा हूँ। उस बड़े पेड़ के पास खेलने चले। हमारे सभी दोस्त वहाँ एकत्रित हो रहे हैं। रतन, मैंने सुना है कि उस पेड़ पर बहुत मीठे फल आए हैं। वह पेड़ इन फलों से लदा है। हाँ, मैंने भी सुना है। तभी तो कह रहा हूँ, जल्दी चलो। मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है। रतन, पेड़ पर कितने सुंदर लाल लाल फल लगे हैं। देखने में तो बहुत मीठे लग रहे हैं। हाँ, चलो तोड़कर खाते हैं। पर ये तो बहुत ऊपर लगे हुए हैं। हम तो इन्हें तोड़ ही नहीं सकते। ठहरो, मैं अपने काका को बुलाता हूँ। वो वहाँ खड़े हैं। काका, काका, जल्दी इधर आइए। क्या हुआ बच्चों? काका, हमें ये फल खाने हैं। आप हमें तोड़कर दे दीजिए। जरूर बच्चों, ये लो। धन्यवाद काका। छी, यह क्या आ गया मेरे मुंह में? क्या हुआ सोनू? इस बीज ने पूरे मुंह का स्वाद खराब कर दिया है। अरे फेंको इन बीजों को। इनका फल में क्या काम? अरे अरे बच्चों, क्यों फेंक रहे हो इन बीजों को? इनकी वजह से मुंह का पूरा स्वाद खराब हो गया। तुम्हें पता है, इन्हीं बीजों की वजह से तुम इस पेड़ को देख रहे हो और इसके फल खा रहे हो। अगर बीज ना होते तो ना ही ये पेड़ होता और ना ही ये फल। सच काका? हाँ बेटा। हमें इस बीज के बारे में सब जानना है। आपने हमारी उत्सुकता बढ़ा दी है। जरूर बच्चों, एक काम करो, तुम ये बीज मेरे साथ लेकर मेरे घर चलो। काका, आप ये क्या कर रहे हैं? जो बीज तुम दोनों लाए हो, मैं उन्हें बोने जा रहा हूँ। बोने का मतलब? बोना मतलब मिट्टी में दबाना। यहीं से एक बीज की यात्रा की शुरुआत होती है। लाओ, बीज मुझे दे दो। काका, बीज को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं? बीज फूल वाले पौधे या अनाज के वो दाने अथवा पेड़ों के फल की वो गुठलियां हैं जिनसे वैसे ही पौधे, अनाज या पेड़ उत्पन्न होते हैं। क्या यही बीज अब पेड़ बन जाएंगे? हाँ बेटा,
जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे सभी पोषक तत्व जो उसके विकास के लिए जरूरी हैं, दिए जाते हैं। ये उसे एक तंदुरुस्त व्यक्ति बनाने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार इन बीजों को अंकुरित होने के लिए अगर पर्याप्त मात्रा में हवा, पानी, सूरज की रोशनी और मिट्टी से खनिज पदार्थ मिलते रहें तो ये एक बड़े पेड़, पौधे या फसल के रूप में पनपते हैं। इसका मतलब ये सभी चीजें बीज के लिए पोषक तत्व हैं, जिनकी वजह से इनमें अंकुरण होता है। हाँ बेटा, जब बीज को ये सभी तत्व सही मात्रा में मिलते हैं और इसमें छोटे छोटे छिद्रों द्वारा ये तत्व बीज के अंदर पहुंचते हैं, तब बीज में अंकुरण होता है। हम कैसे जान पाते हैं कि बीज को सभी तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं और इसमें अंकुरण होने वाला है? बच्चों, आपको क्या लगता है ऐसा क्या होता होगा जिससे आपको पता चल सके कि मुझ में अंकुरण होने वाला है? ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा बच्चों। अंकुरण से पहले बीज की ऊपरी परत पानी सोखने के कारण फटती है, तब बीज अंकुरित होता है। हाँ काका, याद आया, कल माँ ने मुझे पूंछ वाली मूंग दाल खाने को दी थी। बेटा, वही दाल का अंकुरण या अंकुरित अनाज हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमें इसे नियमित रूप से खाना चाहिए। हम चने इत्यादि भी अंकुरित कर सकते हैं। वाह काका, कितनी रोचक जानकारी दी है आपने। हम भी ये अंकुरण होते देखना चाहते हैं। जरूर। चलो हम सब एक प्रयोग करते हैं। सोनू, रतन, जाओ अपनी अपनी माँ से एक एक कांच की बरनी, ढेर सारी रुई और पानी लेकर आओ। बच्चे मुझ में अंकुरण देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं, इसीलिए जल्दी से सामान लेकर आएंगे। काका, हम ले आए सब सामान। मेरे पास सेम और मटर के बीज हैं। अब तुम दोनों रुई को पानी से गीला करके इन बरनियों में डालो। ध्यान रहे, पानी अधिक मात्रा में बरनी में न रह जाए। बच्चों, आपको क्या लगता है काका ने बच्चों को पानी अधिक मात्रा में डालने से क्यों मना किया? जब बरनी गीली रुई से आधी भर जाए तो इनमें बीज डाल देना। आप क्या करें काका? अब जाकर इन्हें अपने अपने घरों की खिड़की पर रख दो, जहां इन्हें हवा और धूप मिलती रहे। देखना, कुछ ही दिनों में इन बीजों में अंकुरण होने लगेगा और तब तुम इसे एक गमले में मिट्टी में भी लगा सकते हो। काका, हमें अगर ये जानना हो पौधों में कितने दिनों में कितना विकास हुआ तो कैसे जानेंगे? तुम्हें इसका एक सरल उपाय देता हूँ। तुम एक पत्रिका तैयार करना, जिसमें तुम इन पौधों में 10 दिन में कितना विकास हुआ उसे आरेख द्वारा दिखाना। धन्यवाद काका, आपने हमें बीज के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। बच्चों, तुम भी इसी प्रकार से अंकुरण के अलग अलग प्रयोग कर सकते हो और अपनी पत्रिका में इसमें हर दिन होने वाले बदलाव के बारे में भी लिख सकते हो। काका, मेरे मन में एक सवाल है। मैंने देखा है कि एक ही तरह के पेड़ पौधे अलग अलग जगहों पर उगते हैं। ये एक ही जगह पर समूह में क्यों नहीं उगते? और अगर अलग अलग जगह पर उगते हैं तो यह कैसे होता है? इन बीज के पांव होते हैं क्या? बच्चों, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता होगा? इसका जवाब
हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे। आज के वीडियो में हमने जो सीखा उसका संशोधन करें। बीज क्या होता है? अंकुरण क्या होता है? अंकुरण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? अगले वीडियो में काका सोनू के प्रश्न का उत्तर देते नजर आएंगे। तब तक अंकुरण के बारे में ज्ञान अर्जित करें और सोनू के सवाल का जवाब ढूंढें। बीज प्रसार। नमस्कार दोस्तों, मैं लौट आया हूँ। आपको याद है पिछले वीडियो में मैंने आपको रतन और सोनू द्वारा अंकुरण क्या है और उससे जुड़ी समस्त जानकारी दी थी। हमारे दोनों ही पात्र अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। यदि आपको याद हो तो सोनू ने काका को मेरे पैर होने के बारे में पूछा था। चलिए आपकी और सोनू की उत्सुकता को खत्म करते हैं और काका के पास चलते हैं। इस वीडियो के उद्देश्य हैं: 1. बीज प्रसार, 2. बीज प्रसार के कारक, 3. पारिस्थितिकी संतुलन। रतन, जल्दी से काका के घर चलो। उन्होंने बीज की कहानी को आज पूरा करने का वादा किया था और आज शाम को घर आने को कहा था। चलो चलो, मुझे भी जानना है कि यह एक ही तरह के पेड़ पौधे अलग अलग जगहों पर कैसे अपने आप उगते हैं। काका, काका। आ गए स्कूल से दोनों? कैसा दिन था? बहुत ही अच्छा। कल जो जानकारी आपने हमें बीज के बारे में दी थी वो हमने अपनी विज्ञान की कक्षा में बताई। अरे वाह! हमें मास्टर जी ने शाबाशी दी। बहुत अच्छा बच्चों। काका, कल कुछ जानकारी अधूरी रह गई थी और आपने कुछ प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दिए थे। वह सब आप हमें आज बताइए। जरूर बच्चों। मैं कल का ही सवाल पूछता हूँ। क्या बीज के पैर होते हैं? नहीं बच्चों, बीज के पैर नहीं होते हैं। तो एक ही तरह के पेड़ पौधे अलग अलग स्थानों पर कैसे अपने आप उग जाते हैं? क्या तुमने कभी किसी पेड़ पौधे को चलते देखा है? नहीं काका। पेड़ पौधे घूम नहीं सकते, वे एक ही स्थान पर बड़े होते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, जब कल तुमने बीजों को हाथ में लिया था तो उनकी किन किन विशेषताओं पर तुम्हारा ध्यान गया था? वो दिखने में छोटे थे और हल्के भी। काका, आज स्कूल से आते वक्त मैंने कुछ बीज जैसा सफेद सफेद उड़ता हुआ देखा था। मैं साथ में भी लाया हूँ। वाह बच्चों, तुमने बीज की सबसे जरूरी विशेषताओं पर ध्यान दिया। रतन, दिखाओ तो जो तुम साथ लाए हो। ये लीजिए काका। ये कपास के बीज हैं। देखो बच्चों, इसमें रेशा है। हाँ काका, पर कल सेम और मटर के बीज में तो ये रेशे नहीं थे। बेटा, बीज कई प्रकार के होते हैं। तुम उन्हें उनके रूप, आकार, रंग और बनावट के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हो। कितनी विस्तृत जानकारी है। बीजों को जितना जानो उतना कम है। सच में? चलो तुम मुझे बताओ कि तुम अपने घर में कौन कौन से बीज देखते हो? बीज घर पर? हाँ बेटा, सब्जी के अलावा माँ की रसोई में बहुत कुछ बीज जैसा दिखने वाला होता है। जैसे मेरे पसंदीदा राजमा? बिल्कुल सही। और बताओ? चना, सेम, मटर। काका, हम जो मीठी सौंफ खाते हैं उसमें से भी बीज निकलता है।
वो तो कितना छोटा और हल्का होता है। हाँ, सही कह रहे हो। अब अगर तुम ध्यान से सोचो, ये सभी बीज अलग अलग रंग, आकार और बनावट के हैं। हाँ काका। कुछ बीज दिखने में बड़े और कुछ छोटे होते हैं। किसी के रेशे होते हैं, किसी के नहीं। बीज का प्रसार इन्हीं सब बातों पर निर्भर करता है। बीज का प्रसार? हाँ बच्चों, बीज प्रसार का मतलब है बीज का बिखराव। बीज का मूल पौधे से हवा, पानी, पशु, पक्षी आदि कारकों के द्वारा अलग होकर दूर दूर फैलने की प्रक्रिया को बीज प्रसार कहते हैं। काका, ये बीज कैसे हवा, पानी, पक्षी, जानवरों या मनुष्यों आदि कारकों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं? ये सुनने में बहुत रोमांचक लग रहा है। चलो, मैं तुम्हें अलग अलग उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। काका रतन द्वारा लाए गए कपास के बीज दिखाते हैं। बच्चों, ये देखो, कपास के जो बीज होते हैं वो हल्के और रोएदार होते हैं, जिसकी वजह से ये हवा के साथ उड़ जाते हैं। इस तरह से इनका प्रसार या बिखराव होता है। सिंहपर्णी यानी डंडेलियन के बीज भी ऐसे रोएदार और हल्के होते हैं जो हवा द्वारा प्रसार करते हैं। अब समझ आया कैसे हवा बीज के प्रसार में सहायक होती है। ऐसे ही कई बीज पशु पक्षियों द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। पक्षी भी काका? अरे, इनके लिए तो बहुत ही आसान है। जाने अनजाने ये न जाने कितने ही बीजों का प्रसार करते होंगे। उदाहरण देकर समझाइए। बताता हूँ। कुछ पेड़ पौधों के फल रसीले और गहरे रंग के होते हैं, जो पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पक्षी उन फलों को बीज समेत खाते हैं और फिर पाचन क्रिया समाप्त होने पर उस बीज को मल के रूप में साबुत त्यागते हैं। इस तरह बीज का बिखराव होता है। क्या बीज वितरण ऐसे होता है? हाँ बेटा, ये एक तरीका है पक्षियों द्वारा बीज प्रसार का। कुछ बीज हल्के होने की वजह से इनके पंखों, पंजों तथा चोंच में चिपक जाते हैं और अलग अलग जगह पर इनके साथ पहुंच जाते हैं। काका, मैंने देखा है कि कई पक्षी कुछ कुछ चीजें चोंच में दबाकर रखते हैं। हाँ, कुछ पक्षी बीज को चोंच में दबाकर कहीं भी फेंक देते हैं। इन सभी तरीकों से पक्षी बीज का बिखराव करते हैं। वाह, कितना रोचक है सुनने में। अगर बीज को पर्याप्त मात्रा में सारे पोषक तत्व मिलें, तो वो अंकुरित होकर नया पौधा बन जाएगा। काका, क्या जानवर भी इसी तरह से प्रसार करते हैं? हाँ बिल्कुल, जानवर भी कई फल बीज समेत खाते हैं और फिर पाचन क्रिया समाप्त होने पर उस बीज को मल के रूप में साबुत त्यागते हैं। कुछ जानवरों के शरीर में बाल होते हैं, जिनमें ये बीज चिपक जाते हैं और उनके साथ अलग अलग स्थानों पर पहुंच जाते हैं। तो समझे बच्चों, जानवर और पक्षी पेड़ पौधों की विविधता बनाए रखने में कितने सहायक हैं। सेब, चेरी आदि ऐसे ही कुछ फल हैं जिनके बीज का प्रसार जानवर करते हैं। छी छी, तो बीज क्या इनके मल से निकलते हैं? उससे क्या होता है, वो तो मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर अंकुरित होते हैं। काका, क्या जानवर भी इसी तरह से प्रसार करते हैं? बिल्कुल, इनके बीज पानी की धारा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। उदाहरण दीजिए काका। बच्चों, जैसे कि तुम जानते हो
नारियल का पेड़ समुद्री तट पर होता है। नारियल का बीज ही नहीं, परंतु पूरा फल जिसमें बीज होता है, पानी में तैरने की वजह से एक तट से दूसरे तट तक आसानी से चला जाता है। वह फल जब धरती पर पहुंचता है और उसे अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, तब उसमें अंकुरण होने लगता है। इसी तरह कमल के फूल के बीज पानी की धार के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं और इनका प्रसार होता है। कितने अनोखे ढंग से नारियल के बीजों का प्रसार होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। रतन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें मटर की सब्जी बहुत पसंद है। हाँ काका, हाँ। क्या काकी ने मटर की सब्जी बनाई है आज? तो फिर मैं आज खाना खाकर जाऊंगा। अरे नहीं, मैं तो मटर और सेम के बारे में बहुत मजेदार बात बताने वाला हूँ। क्या आप सोच सकते हैं कि मेरे दोस्त मटर और सेम के बारे में काका कौन सी मजेदार बात बताने वाले हैं? क्या काका? अच्छा, तुमने देखा है कि मटर और सेम के दाने फली में होते हैं। हाँ काका। मटर और सेम अपने बीज का प्रसार खुद ही कर लेते हैं। वो कैसे काका? जब मटर की फली पक जाती है, तब दबाव के कारण वह फटती है, जिसकी वजह से उसके दाने दूर दूर तक जाकर गिरते हैं। इसे विस्फोट द्वारा बीज का प्रसार कहते हैं। विस्फोट? काका, आज तो मजा ही आ गया। आपने कितनी रोचक जानकारी दी है। हमें तो पता ही नहीं था कि हवा, पानी, पशु, पक्षी आदि कैसे पेड़ पौधों के बीज प्रसार में सहायक होते हैं। बच्चों, इस संसार में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, वो सब पर्यावरण और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जिसकी वजह से पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। क्या मतलब? पर्यावरण और जीव जंतु, पेड़ पौधों के मध्य संबंधों को पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहते हैं। इसका संतुलन बना रहे, इसलिए हम मनुष्यों को खास ध्यान रखना होगा। इसका संतुलन बना रहना बहुत जरूरी होता है। इसके बिगड़ने से बाढ़, सूखा, बीमारियों आदि का खतरा उत्पन्न होता है। अच्छा, ये बना रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। धरती के 1/3 हिस्से में वन होने जरूरी हैं, और जैसे हम आबादी में बढ़ रहे हैं, जल संरक्षण इस संतुलन को बनाने के लिए बहुत अनिवार्य है। हमें पानी का सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए और बर्बाद होने से बचाना चाहिए। समझ गए काका। हम प्रण लेते हैं कि हम भी पेड़ लगाएंगे। आज हमने बीजों के प्रसार और पारिस्थितिक संतुलन के बारे में आपसे बहुत कुछ जाना। देखा बच्चों, कैसे सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं और हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर हैं। आप भी ऐसे ही एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहें और इस संसार को रहने की बेहतर जगह बनाएं, जहां हमेशा शांति का वास हो।